हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। कल हमने देखा था कि कौन कौन से पार्ट मतलब अपने आरबीएससी के कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो मैंने पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया था। काफी बच्चों के फोन आए मेरे पास और टेक्स्ट मैसेज भी किया और कमेंट बॉक्स में भी वो लिख रहे थे कि सर वो 13वां, 14वां, 15वां और 16वां चैप्टर के बारे में भी प्रॉपर बताओ। तो ये आज वीडियो इसीलिए बनाया। हालांकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला था, बहुत सारे फोन मेरे को जो मेरे नंबर दे रखे हैं उस पर आ गए थे कि सर वापस उसको डिटेल में समझाओ। तो मैंने उसके लिए आज एक और दिन को वेस्ट किया है। हालांकि वेस्ट नहीं कहा जा सकता, आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कल जो मैंने बताया था वीडियो, वो अगर किसी को देखना हो तो आई बटन के अंदर इसको देख सकते हैं। अब दो चीजें कल मैंने बोलने से रह गया था या बच्चों के अंदर कंफ्यूज हो गया था। पहली चीज ये थी कि 15वां चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 15 पूरा का पूरा कटा दिया गया है। कल मैंने एक बार वीडियो के अंदर ऐसा बोल दिया था कि भाई ये पूरा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। एंड में मैंने वापस बोला था कि 15वां चैप्टर पूरा का पूरा इकाई, संपूर्ण इकाई। जैसे ये मेरे पास है, वो पीडीएफ का प्रिंट है, उसके अंदर देखिए रेखिक प्रोग्रामन है 15वां, और ये जो हटाया गया है वो लिखा हुआ संपूर्ण इकाई। यानी रेखिक प्रोग्रामन नाम की जो इकाई थी, 15वां चैप्टर था, वो कंप्लीट रूप से आपका यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो पहले इसमें से ग्राफ का एक क्वेश्चन बनता था 3 नंबर का, इस बार वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हालांकि बहुत इजी था, मेरा फेवरेट टॉपिक में से एक, क्योंकि बच्चों को जिनको मैथ्स टफ लगती है उनको सबसे पहले मैं यही पढ़ाता हूं ताकि एक फिक्स नंबर जो है वो अचीव किए जा सकें। बट इस बार ये हटा दिया गया, तो कोई बात नहीं, अपन इसको नहीं देखेंगे। फिर दूसरा था एक टॉपिक जो मैं लिखना भूल गया था, वो टॉपिक था पैरामेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक टर्म को हिंदी में हम कहते हैं प्राचल रूप, जो है प्राचल अवकलज। यानी 7.4 जो दे रखी है, 7.4 एक्सरसाइज भी रिमूव कर दी गई है। ये मैंने कल मेरे दिमाग से यहां से दिखना थोड़ा सा मिस व्यू हो गया था, तो दिखा नहीं मुझे। तो 7.4 जो एक्सरसाइज है, यानी प्राचल अवकलज, यानी जिसके अंदर अपन को y इक्वल टू भी थीटा में कुछ दे रखा होता है और x इक्वल टू थीटा के अंदर भी कुछ दे रखा होता है। फिर हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हम dy बाई d थीटा निकालते हैं, फिर dx बाई d थीटा निकालते हैं और इन दोनों को अपॉन में लिखते हैं, तो हमको dy बाई dx मिलता है। ऐसा हमने किया था 7.4 एक्सरसाइज के अंदर। तो वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट रूप से हटा दी गई। हालांकि ये बड़ा ही बेवकूफाना डिसीजन है। डिफरेंशिएशन की जितनी भी टेक्निक्स है उनको हटाना, एक मैं कहता हूं कि सबसे खराब जो चीज इन्होंने की है यही है कि डिफरेंशिएशन में से किसी टॉपिक को हटा दिया। तो मेरा आपके लिए सजेशन यही है कि आप लोग और कोई सब्जेक्ट और कोई टॉपिक पढ़े नहीं पढ़े, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन और समाकलन का एक भी टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है उनके अंदर वो बहुत बेस्ड, मतलब ये भी 12th की जो ये अपन टेक्निक सीख रहे हैं, ये 12th के बाद भी जो भी आप कॉलेज जाएंगे, जो भी आप स्ट्रीम लेंगे, चाहे बीएससी करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे कोई प्रकार के हायर एजुकेशन के अंदर जाएंगे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आरबीएससी के पर्पज से नहीं, लेकिन अपने फ्यूचर के पर्पज से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन पार्ट को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएं। मैं ज्यादा कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा, 7वां चैप्टर आपको कंप्लीट आना चाहिए और 9वां चैप्टर आपको कंप्लीट आना चाहिए। आरबीएससी ने उनमें से एक एक पार्ट हटा दिया है, तो आप ऐसा ना करें। हालांकि अभी आपको आवश्यकता नहीं है, बट भविष्य के अंदर वो बहुत काम आएंगी, तो इसलिए आपको ये टेक्निक्स आनी जरूरी है। क्वेश्चन आए नहीं आए वो मैटर नहीं करता, आपको अपना भविष्य सुधारना है, तो बस आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करना है, इतना बहुत है। सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो अपन ने बात की पिछले कल वाले का। अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं कि 13वां चैप्टर, यानी ये इकाई तो है चौथी। इकाई कौन सी है? चौथी, जो कि 13वीं और 14वीं प्रश्नावली को मिलाकर बनी है। यानी चौथी इकाई 13वीं और 14वीं प्रश्नावली को मिला के बनाई है, और एग्जाम के अंदर ये कितने नंबर बनाती है? 15 नंबर। आई बात समझ में? तो 15 नंबर ये दो प्रश्नावलियां मिलकर बनाती है, ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन से पार्ट रिडक्शन हुए हैं, देखिए। सबसे पहला जो है, ये मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं।
पहला जो पार्ट है वो है अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। तो बुक के अंदर अपन इसको देखते हैं, अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ये चैप्टर नंबर 13। तो यानी 13.1 से पहले ये नहीं है, मुझे इतना पता है। तो 13.1 प्रश्नावली हमको पूरी की पूरी करनी है, ठीक है ना, उसमें हमें कहीं कटौती नहीं करनी। उसके आगे की जो भी चीजें दे रखी है 13.1 से पहले की, ठीक है, वो हमको पूर्ण रूपेण उसको सॉल्व करना है, उसमें कोई भी नहीं छोड़नी। जैसे ये दे रखा, देखो पेज नंबर 345 से शुरू हुआ है, सदिश के प्रकार, शून्य सदिश, समदिश सदिश, सदिशों के गुण धर्म, त्रिभुजों का योग, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, ये सब कुछ पढ़ना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना हमको। फिर पेज नंबर ये 13.1 है, 354 पेज नंबर पे। तो 13.1 प्रश्नावली हमको पूरी करनी है, उसके अंदर यहां अभी तक कुछ नहीं आया। फिर देखिए पेज नंबर 355 पे, तो पेज नंबर 355 पे अदिश गुणनफल है हमारा, ठीक है ना। तो अदिश गुणनफल हमको पूरा करना है। अदिश गुणनफल के बाद में उसकी ज्यामितीय व्याख्या, ये देखिए पेज नंबर 355 पे हमको टॉपिक मिलेगा अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। एक छोटा सा डेरिवेशन है, जैसे अपन फिजिक्स के अंदर करते हैं वैसा प्रूफ करना है, तो वो पार्ट हटा दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या जो है वो केवल एक डेरिवेशन है, एक प्रूफ करना, एक सिद्ध करने वाला पार्ट दे रखा है। कहां पर? पेज नंबर 355 पे। अपन को केवल वही छोड़ना है, ठीक है ना। आई बात समझ में? अपन ने एक्सरसाइज के अंदर इस बारे में कुछ नहीं दे रखा है ज्यामितीय व्याख्या के अंदर, तो एक्सरसाइज 13.2 भी हमको करनी है। बहुत सारे वीडियोस में आपको मिलेगा कि एक्सरसाइज 13.2 हटा दी गई है, बट ऐसा नहीं होगा। एक्सरसाइज 13.2 जो है वो केवल और केवल इसी के ऊपर बेस नहीं है। ये कह रहा है अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या हटाई, अदिश गुणनफल को नहीं हटाया है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो अदिश गुणनफल तो हमको करना ही है, उसके बिना वेक्टर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसकी ज्यामितीय व्याख्या हटा दी गई है, सिर्फ एक डेरिवेशन है छोटा सा, पेज नंबर 355 पे, वो नहीं करना है। उसके अलावा अदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण निगमन, जिसके अंदर उनको गुणा करना सिखाया है, गुण धर्म सिखाया है, जिसमें साहचर्यता, बंटनता, ये सब कुछ है, ठीक है। और तो यानी 13.2 जो है, 13.2 हमको पूरी करनी पड़ेगी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ज्यामितीय व्याख्या के बारे में पूछा गया है, तो हम ये मान के चलते हैं 13.1 और 13.2 पूरी करनी है, ठीक है। अगर फ्यूचर में कभी कुछ मुझे नई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। दूसरा है त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, तो ये भी एक डेरिवेशन जैसा ही है। त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ये रहा, पेज नंबर 364 पे, पेज नंबर 364 आपके मैथ्स की बुक क्लास 12th की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। तो दो कंडीशन दे रखी है, वो अपन को प्रूफ नहीं करनी है। फिर उसी के जस्ट नीचे पेज नंबर 364 पे तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, ये भी एक डेरिवेशन है। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज कौन सी है? 13.3 के अंदर होंगे। तो एक्सरसाइज 13.3 में जो देखो 10वां क्वेश्चन है वो हमको नहीं करना है, उसके अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमको दे रखा है। तो पेज नंबर 367 पे प्रश्नावली 13.3 का 10वां प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे कि भाई दो वेक्टर दे देते थे, अपन को सदिश दे दिए, जैसे i प्लस 2j माइनस 3k और 4i प्लस 5j प्लस k, जैसे ये दो सदिश हमको दे दिए। इनके बीच में ये कह रहा है कि ये त्रिभुज की दो सदिश भुजाओं से निरूपित किए जाते त्रिभुज का क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो अब आपके नहीं आएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जबकि दो सदिश इस प्रकार है, तो ये वाले जो प्रश्न है इस बार वो हटा दिए गए हैं। तो आपके लिए ये थोड़ी सी बेनिफिशियल चीज है। इसके बाद संरेख होने का प्रतिबंध, दो सदिश दे देंगे अपन को, कोई भी, जैसे सपोज यही सदिश दे दिए और कहेगा बताओ भाई ये जो सदिश है, ये जो वेक्टर्स है, ये संरेख है या नहीं, यानी एक ही रेखा में करते हैं नहीं। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं या इसकी थ्योरी पार्ट आता है, जैसे इसका क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दे रखा है, 13.3 के अंदर इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, हो सकता है शायद एग्जाम्पल के अंदर पूछा गया हो संरेख होने का,
तो उसमें भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कभी बाय चांस अगर आपको थ्योरी के अंदर पूछ लेता कि भाई संकीर्ण, अगर दो वेक्टर्स यानी सदिश जो हैं वो संरेख हैं यानी कोलीनियर है, ये सिद्ध करना है, तो भी अब नहीं आएगा। और उसके ऊपर क्वेश्चन अगर आएगा तो भी पहले जो आता था अब वो नहीं आएगा। और आपकी बुक के अंदर 13.3 के अंदर ऐसा संरेख वाला कोई भी एक टॉपिक अपन को नहीं दे रखा है, सिर्फ आगे उसका एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये हुआ। अब है ये देखो, अब आपको क्लियरली बात बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 3 सदिश का गुणनफल। तो 3 सदिश के गुणनफल के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पर किताब के अंदर एज सच कोई टॉपिक ये नहीं दे रखा 3 सदिशों का गुणनफल। उसके अंदर 3 सदिशों का गुणनफल में अदिश त्रिक गुणनफल को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अदिश त्रिक गुणनफल भी 3 सदिशों के गुणनफल के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर ऐसा होता है कि अदिश त्रिक गुणनफल, देखिए आप इस चीज को समझिएगा, मैं जो कहना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये इसका बेस है, बड़ा क्वेश्चन इसी में से आएगा। एक चीज दे रखी है बुक के अंदर 300 पेज नंबर 67 पे, क्या दे रखा है? तीन सदिशों का गुणनफल, 3 सदिशों का गुणनफल। ठीक है, ये एक पॉइंट दे रखा है 13.27 यानी 13.27, ये टॉपिक नंबर है, ये पेज नंबर है, उस पर एक टॉपिक दे रखा है 3 सदिशों का गुणनफल। उसके बाद हमको मिला है अदिश त्रिक गुणनफल। देखिए अगला जो टॉपिक है 13.28 यानी 13.28, वो है अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है, तो ये दोनों देखो अदिश त्रिक गुणनफल यानी 3 सदिशों का गुणा हो रहा है इसके अंदर भी। ठीक है, और इसमें भी 3 सदिशों का गुणा हो रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि इसमें से इसको भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि जिस किसी के पास भी नया सिलेबस होगा वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि भाई सदिशों 3 सदिशों का गुणनफल में केवल ये आ रही है या ये आ रही है, क्योंकि इसमें भी तो 3 सदिशों का गुणनफल हो रहा है। तो अगर ये शामिल हुआ, अदिश त्रिक गुणनफल को अगर शामिल किया गया इसके अंदर 3 सदिशों के गुणनफल में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी 3 प्रकार के जो सदिश होते हैं उनका गुणा समझाया जाता है। तो अगर अदिश त्रिक गुणनफल 3 सदिशों के गुणनफल में शामिल किया जाता है, तो हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 13.4 पूरी की पूरी हमको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये शामिल किया जाता है तो अगर अदिश त्रिक गुणनफल 3 सदिशों के गुणनफल में शामिल किया जाता है तो हमको प्रश्नावली 13.4 पूरी की पूरी छोड़नी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद आपको बता दूंगा, जब पूरी खबर एकदम सही तरीके से मुझे पता पड़ेगी, क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ अफवाहें फैल रही हैं। जो भी है, ये पीडीएफ तो आ गया अपने पास, पर डिटेल्ड सिलेबस नहीं आया। ठीक है ना, तो उसके अंदर ये चीज होगी या नहीं होगी। एक और है मेरे पास, उसके अंदर में इसको देखते हैं, अदिश त्रिक गुणनफल दिया है या नहीं। इसमें दे रखा है, देखिए, योगफल एक सदिश 2 बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड का अनुपात बांटने स्थिति सदिश 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, गुणधर्म 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो इसके अंदर ये टोटली हटा दी गई है। देखिए हमारे पास एक और है जिसके अंदर संशोधित, जो आपको मैंने पीडीएफ का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके अंदर एक चीज दे रखी है कि सदिश के अंदर 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी 2 सदिशों का अपन को अदिश गुणनफल दे रखा है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये टोटली खत्म हो गई। 2 सदिशों से ज्यादा अपन को करना ही नहीं है। तो बहुत एक और खुशी की बात हो गई आपके लिए, जस्ट मैंने अभी देखा है और देखते ही मुझे पता पड़ गया कि 2 सदिशों वाले, यानी अगर 2 वेक्टर ए दे रखा है और दूसरा वेक्टर बी दे रखा है, तो बस यहीं तक अपन को करना है। तीसरा वेक्टर सी अगर आ गया क्वेश्चन के अंदर, वेक्टर सी, तो अपन को ये क्वेश्चन हटा दिए। यानी सिलेबस के अंदर जो नया सिलेबस हमको मिला है, एक तो 2 पार्ट आए, एक तो जो कटा दिया है, रिमूव कर दिया, वो वाला सेक्शन
और दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर क्या क्या आएगा वो बताया नया। तो नए वाले सेक्शन में केवल दो सदिशों का गुणनफल दे रखा है, तो अदिश त्रिक गुणनफल आपके हटा दिया गया है। टोटल बात क्या हो गई कि अदिश त्रिक गुणनफल नाम की जो चीज थी वो टोटली हटा दी गई है, जिसमें 3 सदिश आएंगे। तो अपन ये बहुत मजेदार चीज हो गई है। तो प्रश्नावली 13.4 पूरी की पूरी रिमूव। प्रश्नावली 13.4 आपके सिलेबस से हट गई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नावली 13.5 की। देखिए 13.5 में भी 3 सदिश दे रखे हैं, यानी ए, बी और सी दे रखे हैं। प्रश्नावली पेज नंबर 375 पे ए, बी और सी के 3 अलग अलग मान दे रखे हैं। तो अपना जो नया सिलेबस है उसके अंदर केवल इस वाले नए सिलेबस में आपकी पीडीएफ में देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें केवल यही दे रखा है, 2 सदिशों का गुणनफल। 2 से ज्यादा के प्रकार का एक भी अपन को मेंशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि प्रश्नावली 13.5 और 13.4 ये पूर्ण रूप से हटा दी गई है 13.5। ठीक है, तो ये बहुत बहुत खुशी की बात भी है और गम की बात है कि अपन को अच्छी जो चीज थी वो पढ़ने से वंचित रह गए। ठीक है, तो प्रश्नावली 13.1, 13.2 और 13.3 केवल इन्हीं को करना है। ठीक है, फिर आता चतुष्फलक का आयतन। ये देखिए चतुष्फलक का आयतन एक टॉपिक है 369 पेज नंबर पे, पेज नंबर 369 चतुष्फलक का आयतन, उसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है फॉर्मूले का। तो बस वो भी हमको नहीं करना क्योंकि वो भी 13.4 के अंदर ही शामिल था, उसको हम छोड़ देंगे। तो कुल मिला के बात यही थी, 13.1, 13.2, 13.3 ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। 13.4 और 13.5 अपने सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो अब देखिए 15 नंबर में से एक पार्ट तो हमने कवर कर लिया 13वीं प्रश्नावली का। अब बात करते हैं 14वीं प्रश्नावली। 14वीं प्रश्नावली है 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है, वो अब इस वीडियो में आगे देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कितनी मदद मिली इन वीडियो से। तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं या नहीं आते। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी। अब बात करते हैं इकाई 4 जो है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 कौन सा दे रखा है अपना, त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक, यानी 3D ज्योमेट्री जो है, त्रिविम यानी इंपॉर्टेंट थी त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक या निर्देशांक ज्यामिति जो भी है, यानी चैप्टर नंबर 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, अभी भी है क्योंकि 15 नंबर कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में से हमेशा 6 नंबर का एक क्वेश्चन तो अवश्यम भावी रूप से आता था, उसके साथ 1-2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो 15 में से ये दोनों मिला के 15 नंबर की, उसमें से 8 या 9 नंबर तो इसी में से आ जाते थे, फिर रिमेनिंग जो है वो 13वीं प्रश्नावली में से दिए जाते थे। तो अब इसमें से क्या है, काफी टॉपिक्स काट दिए गए। तो पहला जो काटा टॉपिक है वो है 2 रेखाओं के मध्य का कोण। तो 2 रेखाओं के मध्य का कोण जो है वो आपको 387 नंबर पेज पे दिखेगा। ठीक है, कॉस थीटा वाला एक फॉर्मूला है, तो वो हमारा टॉपिक कट गया। तो उसके ऊपर बेस जो है वो 14.3 प्रश्नावली है, यानी 14.3 प्रश्नावली जो थी वो टोटल ही हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है, यानी उसको काट दिया है। फिर आती है बात समतल का अंतःखंड रूप, अभिलंब रूप। तो ठीक है, ये हमारे पास मिलेगा हमको 14.6 के अंदर। ठीक है, तो 14.6 भी पूरी तरह से सिलेबस से हटा दी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्नावली हुआ करती थी, बट नया जो सिलेबस आया है, देखिए ये मेरे पास एक और पीडीएफ है जिसके अंदर हम त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कहीं भी इस नए सिलेबस के अंदर कहीं भी, जो मैंने पीडीएफ के अंदर लिंक भी दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। तो त्रिविम ज्यामितीय निर्देशांक के अंदर आपको समतल नाम का कहीं भी कोई टॉपिक नहीं दिख रहा है, यानी समतल या प्लेन जिसको कहते थे, वो हमारे जो नया सिलेबस रिवाइज होके आया है, इसके अंदर प्लेन और समतल नाम का कोई टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, तो 14.6 भी हमको नहीं पढ़नी। क्लियर हुई बात? तो बहुत ही एक बड़ा टॉपिक हुआ करता था समतल, वो इस बार से अपन को नहीं पढ़ना, प्लेन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो बस
ये अपने कौन कौन सी प्रश्नावली कट गई, एक तो 14.3 और एक कट गई 14.6। अब ये देखिए दो समतल के मध्य कोण, ये कहां पर दे रखा है इसको अपन देखते हैं। तो दो समतल के मध्य कोण, ये पेज नंबर 405 पे, पेज नंबर 405 पे ये वाला टॉपिक दे रखा है, एक रेखा और समतल के मध्य का कोण, और दो समतल के मध्य का कोण 404 पे, ये 404 पे और ये 405 पे, ये दो टॉपिक अपन को हटाने हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है और एक ये वाला समतल की बिंदु से दूरी, ये टॉपिक, तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों टॉपिक मिला के हमारी एक नई एक्सरसाइज और बनाती थी, वो थी 14.7। तो 14.7 जो एक्सरसाइज है वो भी टोटली हमारे सिलेबस से रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो बस खत्म हुई बात। 14.7 ये तीन एक्सरसाइज हटा दी गई, कौन कौन सी, 14.3, 14.6 और 14.7। तो बच्चों बेसिकली बात ये है कि ये और ये प्रश्नावली, इसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते थे, तो वो प्रश्न हमारे पास से हट गए, और उसमें एक्चुअली बड़े नहीं पूछे जाते, छोटे प्रश्न पूछे जाते। हमको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती थी कि भाई ये करेंगे तो इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा, वो सारी झंझट खत्म कर दी, ठीक है। तो इस बार जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांस है, जैसा मुझे लग रहा है। खैर जब एग्जाम पास में आएंगे तब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा, आप उसमें देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे, और आप एग्जाम देके आने के बाद मुझे जरूर कहेंगे कि सर क्वेश्चन बहुत ईजी थे। तो ये जो है 14.3, 14.6 और 14.7 ये पूर्ण रूपेण से हटा दी गई है, क्योंकि इनके अंदर इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमको करनी कौन कौन सी प्रश्नावली रही, 14.1, 14.2, 14.4, 5, बस 1, 2, 3, 4 प्रश्नावली हमको करनी है। इसमें से 3 प्रश्नावली 14.3, 14.6 और 14.7 ये टोटली हटा दी गई है। तो एक बहुत ही बड़ी, मैं आपको कह सकता हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास 15 नंबर हासिल करने के लिए, क्योंकि 13वीं प्रश्नावली में से भी अच्छे जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो हटा दिए गए और 14वीं प्रश्नावली में से भी हटा दी गए। तो अब 13वीं और 14वीं प्रश्नावली के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट के थोड़े सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आपको पूछेंगे, लेकिन जो प्रश्न है, प्रश्नों का लेवल जो है वो बहुत ही आसान कर दिया है, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। ये दोनों प्रश्नावलियां बहुत ही ज्यादा ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, अगर वो समझ में आ गया तो 15 नंबर में से 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो मैं वीडियो की सीरीज लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आप जरूर कीजिएगा, उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाता हुआ दिखाई देगा, तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए बहुत ज्यादा। तो अभी 15 नंबर अपने कवर हो गए। इसके बाद बात करते हैं जो इकाई पहले हुआ करती थी 5वीं, कौन सी थी, 15वां चैप्टर। अभी मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया, कल मैंने गलती से एक बार बोल दिया था कि वो पूरा का पूरा एज इट इज है, लेकिन वो वैसा है नहीं। उसमें से एक भी टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, समझ में आ गया। ये देखिए नया जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस के अंदर उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये आगे की 5 जो हैं उसमें उसको हटा दिया गया, जबकि पुराना जो सिलेबस है उसके अंदर वो टॉपिक अभी भी अवेलेबल है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। रेखिक प्रोग्रामन करके एक है, 15वां चैप्टर हुआ करता था पहले, उसका जो आपकी बुक के अंदर होगा, जिसके अंदर ग्राफ जैसा आपको दिखेगा, रेखिक प्रोग्रामन, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। रेखिक प्रोग्रामन का एक भी टॉपिक अपन को नहीं पढ़ना, कंप्लीटली रेखिक प्रोग्रामन हमारे रिमूव कर दिया गया। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, उसमें से क्या क्या रिड्यूस किया गया है ये देखते हैं। अब यूनिट 5th है हमारी, जो प्रायिकता बंटन के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली हुआ करती थी और अभी भी है, क्योंकि 8 नंबर ये कवर करेगी। अपने इस नए सिलेबस में भी ये 8 नंबर को कवर करती है। तो पिछले साल तक एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता था, ठीक है ना। सबसे लास्ट जो डी पार्ट था उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, एक आध छोटा कोई क्वेश्चन जो है वो आगे की तरफ आ जाता था। तो 8 नंबर पहले भी कवर करती थी और 8 नंबर अभी भी कवर करती है। इस हिसाब से एक इंपॉर्टेंट प्रश्नावली अकेली जो है वो है। अब इसके अंदर जो प्रश्नावली अपन को पढ़नी है वो 16.1 और 16.2, इन प्रश्नावलियों के अंदर कोई प्रकार का चेंज नहीं है, तो ये प्रश्नावलियां अपन को करनी है, ठीक है ना।
इसके बाद जो हमें रिडक्शन दिया है इस बार, वो रिडक्शन दे रखा है एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। तो एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन पेज नंबर 459 पर दे रखा है, 459 पेज नंबर 459 पर हमको एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन दे रखा है। उसी के जस्ट बाद संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय भी 459 पे दे रखा है, 459 के ऊपर। और उसके बाद बेज थ्योरम, बेज प्रमेय जो है वो बेज थ्योरम कहलाती है, ये पेज नंबर 460 पे दे रखी है। ठीक है, तो 459 और 460 ये तीनों टॉपिक्स मिला के जो है वो हमारी प्रश्नावली 16.3 कवर करते हैं। ये एक, ये दो, ये तीन, तो तीनों मिलके क्या बनाते हैं 16.3। और ये तीनों ही इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, यानी कुल मिला के जो 16.3 प्रश्नावली है वो हमारे सिलेबस से काट दी गई। तो 16.3 प्रश्नावली को हम नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आता है 16.4। ठीक है, 16.4 के अंदर दो टॉपिक हटाए गए हैं, यादृच्छिक चर का माध्य, यानी ये वाली जो चीज है ये पेज नंबर दे रखी है 470 पे। तो 470 पे पेज नंबर बुक का दे रखी है यादृच्छिक चर का माध्य, और इसी के अगले पेपर पे 471 पे दे रखा है प्रसरण, ये दे रखा है 471 पे। तो ये दोनों टॉपिक यानी यादृच्छिक चर का माध्य और यादृच्छिक चर का प्रसरण पेज नंबर 470 और 471 पर दे रखा था। तो इन दोनों के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 16.4 के अंदर है। तो प्रश्नावली 16.4 इसके अंदर पूरे 16.4 को काटा नहीं है। 16.4 के अंदर प्रश्न नंबर ये दे रखे हैं माध्य बंटन, ये रहा प्रश्न नंबर 9 से लगा के 12 तक। प्रश्नावली 16.4 के प्रश्न 9 से 12 ये जो प्रश्न है ये अपन को नहीं करने। 1 से लगा के 8 तक जो प्रश्न है वो हमको करने हैं। 1 से लगा के 8 तक जो प्रश्न है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो केवल बंटन ज्ञात करने के ऊपर बेस्ड है, प्रायिकता बंटन। प्रश्न नंबर 1 से जो 8 तक है वो केवल प्रायिकता बंटन के ऊपर बेस्ड है। तो वो ये मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन के ऊपर 1 से 8 तक प्रश्न है वो हमको करने हैं, लेकिन यादृच्छिक चर का माध्य और अप्रसरण प्रश्न नंबर 9 से 12 ये हमको नहीं करने। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। और बाद में आती है बात प्रश्नावली 16.5 की। तो पूरी प्रश्नावली जो 16.5 है वो बेस्ड है बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के ऊपर। ये देखिए पेज नंबर 475 पे दे रखा है बर्नौली परीक्षण। ठीक है, और इसके बाद बर्नौली परीक्षण के बाद दूसरा जो टॉपिक इसका पेज नंबर, हाँ उसी पे द्विपद बंटन 475 पे, सेम टू सेम पेज पे द्विपद बंटन। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं ये काट दिया, और ये दोनों टॉपिक मिला के 16.5 प्रश्नावली बनाते थे। तो 16.5 प्रश्नावली भी कैंसल आउट हो गई हमारे। तो 16वें चैप्टर में से क्या रहा, 16.1, 16.2 और 16.4 के 1 से 8 तक प्रश्न, और इनके ऊपर बेस्ड जो भी एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमको देखने हैं। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया इस वीडियो के अंदर कि प्रश्नावली 13, 14, 15 और 16 इसमें से कौन कौन से पार्ट आपके सामने आपको करने हैं और कौन कौन से अपन को छोड़ने हैं। तो इस प्रकार ये जो सेकंड वीडियो मिला इसके अंदर भी मैंने वो आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज एक्सप्लेन की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी रिडक्शन वाला पार्ट है वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। रिमेनिंग जो 10th एक्सरसाइज हम कर रहे थे, 10वीं जो प्रश्नावली थी उस प्रश्नावली को हम कंटिन्यू करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर। उसमें केवल तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, तो 1-2 दिन के अंदर उसको शुरू करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।